हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए साइंस की क्विज नंबर 8। जी हां, जहां पर अगर इंग्लिश नहीं है और मैथ नहीं है जिन एग्जामों में, वहां आपके लिए साइंस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन यहां पर हम बताएंगे साइंस का कुछ ऐसा सॉल्यूशन कि अब साइंस आपके लिए सिरदर्द नहीं रहेगी। और हमने यहां पर वही पैटर्न फॉलो किया है जो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, साथ ही साथ में रेलवे और यहां पर मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉलो करती है। यानी कि आपसे अगर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो वहां पर 10 प्रश्न आपके फिजिक्स से होंगे, 5 प्रश्न जीव विज्ञान से, तो 5 प्रश्न केमिस्ट्री से होंगे। किसी का भी लेवल यहां पर बढ़ाया जा सकता है। तो हमने बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया है। यहां पर आपको बायोलॉजी के 10 प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद 5 प्रश्न जो है फिजिक्स के मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे। सेम टू सेम वही पैटर्न हमने यहां पर फॉलो किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। रेलवे एनटीपीसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज होने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं साइंस की क्विज नंबर 8 के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वह रोग जो संक्रामक नहीं है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो छुआछूत से नहीं फैलता है। संक्रामक का अर्थ यही होता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है कैंसर, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है सामान्य जुकाम और ऑप्शन डी है हैजा। तो बताइए ऐसा कौन सा रोग है जो छुआछूत से नहीं फैलता, यानी कि जो रोग संक्रामक नहीं है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कैंसर रोग जो है वो भाई साहब संक्रामक नहीं है। कैंसर जो है ना, क्या होता है आइए हम उसके बारे में बता देते हैं। तो कैंसर क्या करता है, सामान्य कोशिका वृद्धि से संबंधित है। यानी कि कैंसर में कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, लगातार लगातार कोशिकाएं बनती चली जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारी कोशिकाएं बनने के बाद में एक गोले का रूप ले लेती हैं और कैंसर का निर्माण करती हैं। और वो गोला जब फूट जाता है तो फिर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। 3 स्टेप में यहाँ कैंसर होता है। अगर पहले स्टेज में अगर पता चल जाए कि कैंसर हो रहा है तो उसका बड़ी आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि संक्रामक नहीं है, यानी कैंसर छुआछूत से तो नहीं फैलता, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये आ रहा है आपके सामने प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है। ऑप्शन ए है दूषित जल व भोजन से, ऑप्शन बी है दीमक के काटने से, ऑप्शन सी है नासिका से स्रावित होने वाला लार एवं अन्य पदार्थों से और ऑप्शन डी है मच्छर के काटने से। पोलियो एक बड़ी ही भयंकर बीमारी है भाई, पैरालाइसिस सा हो जाता है। तो इसमें यह पूछा गया कि आखिर पोलियो का विषाणु फैलता कैसे है। तो आपको एक प्रश्न और क्लियर हो गया कि पोलियो जो है वो वायरस से होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे फैलता है पोलियो। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर है ए, यानी कि पोलियो का विषाणु जो है वो शरीर में दूषित जल व भोजन के द्वारा प्रवेश करता है। और ये पोलियो को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, कभी कभी आपने सुना होगा अंत्याभ बच्चन जो है कहते हैं एक भी बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चे को यहाँ पर पोलियो देना है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलानी है। तो कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पोलियो ड्रॉप्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है। तो अमिताभ बच्चन यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं और 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। आपने कई बार देखा होगा, बचपन में आपने पिया भी होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आपने देखा भी होगा। कुनैन मलेरिया रोग में उपयोग होने वाली एक औषधि है, यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। आपने तो ये प्रश्न कई बार देखा होगा। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है छाल से, ऑप्शन सी है पत्तियों से और ऑप्शन डी है जड़ से। तो बताइए कुनैन को कहां से प्राप्त किया जा सकता है और ये किसके पेड़ से होती है, किसके पेड़ से प्राप्त होती है, ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं आगे। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। कुनैन जो है वो सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, और ये क्या है, मलेरिया जड़ की दवा है। तो मलेरिया के लिए जो दवा अपन यूज में लाते हैं उसे कुनैन कहते हैं भाई, वो सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होती है। ये दोनों तीनों के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, रेलवे में जो आने वाले हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 4। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। भाई आपने कई बार जो सीरियल आते हैं उनमें भी देखा होगा कि उसने ऑक्सीजन का जो मास्क होता है वो निकाल दिया और उसकी सांस फूलने से मौत हो गई। आज तुमको इसको मारना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो नर्स और डॉक्टर लोग होते हैं जिनको पैसा दिया जाता है, ऐसा सीरियल में होता है, मतलब
जो वहाँ पर चलते हैं प्रोग्राम जो होते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो जाकर के उसका मास्क निकाल देते हैं। तो वो मास्क निकालने से मृत्यु क्यों हो जाती है, ये पूछा गया है। और वो ऑक्सीजन की नली होती है, तो ऑक्सीजन के साथ में और क्या होता है उस गैस में, जिससे कि रोगी बहुत ही जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाता है और वो चीज़ ना मिलने पर रोगी मर जाता है। ऑप्शन ए है ऑर्गन गैस होती है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो बताइए क्या होती है वो जो अस्पताल में ऑक्सीजन नली होती है। आइए देखते हैं इसका आंसर और पूरी डिस्क्रिप्टिव में हम आपको जानकारी देते हैं। तो ये इसका आंसर है सी, यानी कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है भाई, जिससे सांस लेने वाले मरीज को सांस लेने में आसानी होती है। तो आगे से आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन नली होती है अस्पतालों में, उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो ये भी आपको कई बार प्रश्न देखने को मिला होगा, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है पेट और ऑप्शन डी है फेफड़े। तो बताइए कि इनमें से कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है जब किसी को पीलिया हो जाता है, भाई शरीर पीला पड़ जाता है, तो ऐसा क्या होता है, आइए देखते हैं। भाई इसका आंसर है ए, यानी कि यकृत यहाँ पर प्रभावित होता है। तो पीलिया होने की दशा में यकृत प्रभावित होता है। यकृत में होने वाला पीलिया किसी भी ऐसे कारण से होता है जो रक्त अपघटन की दर में वृद्धि कर देता है। तो देखिए रक्त का अपघटन जो है वो आपका यहाँ पर यकृत के द्वारा होता है, और ये क्या करता है, किसी वजह से यहाँ पर जब वृद्धि होने लगती है रक्त अपघटन में, तो पीलिया हो जाता है भाई, शरीर पीला पड़ जाता है, फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। कोई माला पहन लेता है, कोई कुछ, बहुत सारी यहाँ पर यूज किए जाते हैं तरीके पीलिया को दूर करने के लिए। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये बायोलॉजी चल रही है, इसके बाद में आपको फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 6, मधुमेह रोग के लक्षण हैं। देखिए मधुमेह को यहाँ डायबिटीज कहा जाता है। कई बार लोग मधुमेह पहचान नहीं पाते, मधुमेह क्या होता है भाई, क्या होता है मधुमेह, तो भाई डायबिटीज को ही मधुमेह कहा जाता है। ऑप्शन ए है कम पेशाब आना, ऑप्शन बी है भूख ना लगना और थकान, ऑप्शन सी है पेशाब ना आना और ऑप्शन डी है बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास। तो बताइए इसमें से मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लक्षण कौन से हैं, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना, ये जो है आपके मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव। देखिए मधुमेह के लक्षण और कौन कौन से, क्योंकि देखिए आपसे मधुमेह के लक्षण पूछे हैं तो आगे भी परीक्षाओं में आपसे अन्य लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है सक्सेस जंक्शन पे। तो देखिए अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना, थकान, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा नींद नहीं आना, वजन घटना, सिर दर्द, ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये सारे लक्षण भाई डायबिटीज के होते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो आप समझ लीजिए डायबिटीज स्टार्ट हो रहा है भाई, तो उसकी दवाई लेना चालू कर दीजिए। लगभग जो अपने अभी बात करें भारत में तो 70% जो बुजुर्ग हैं, मतलब जो 40 से ऊपर हैं, वो डायबिटीज नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसा यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये आ गया प्रश्न नंबर 7। एक बार फिर से आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग की पहचान कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो छुआछूत से नहीं फैलता है। फिर से वही प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्योंकि देखिए ऐसे ही प्रश्न आप परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो है एएनएम जो आपका एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, एएनएम का एग्जाम होता है मध्य प्रदेश MPPEB के द्वारा, वो तो एएनएम की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत अच्छे लेवल का साइंस आता है, तो वहां से हमने इस प्रश्न को उठाया है। ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है रेबीज, ऑप्शन सी है घेंघा और ऑप्शन डी है हैजा। तो बताइए कौन सा इनमें से असंक्रामक रोगों की पहचान है, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है भाई सी, घेंघा जो है ना वो असंक्रामक रोग है जो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, और रेबीज संक्रमित पशुओं के काटने से होता है। और रेबीज के बारे में भाई मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आप मोमोज खा रहे हैं, कोई जीभ निकाल रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो मोमोज खाने के लिए जीभ निकाल रहा है, भाई हो सकता है उसे रेबीज हो, क्योंकि ये रेबीज के लक्षण होते हैं, ठीक है। और ये होता कैसे, देखिए हैजा जो है वो दूषित पानी पीने से होता है। तो सारी जानकारी आपको एक साथ मिल गई, और घेंघा के बारे में भी जानकारी मिल गई। घेंघा वाला प्रश्न तो बहुत बार परीक्षाओं में आया है, अगर आपने परीक्षाएं दी होंगी तो आपने ऐसे प्रश्नों को देखा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन का नाम बताइए। देखिए टाइफाइड बुखार यहाँ पर बहुत ही घातक होता है, इससे क्या होता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। तो उसके रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन, जो टीका लगता है, देखिए भाई टाइफाइड का पहले क्या है, बचपन में टीका लगा दिया जाता है, तो उसमें ऐसी कौन सी वैक्सीन प्रयोग में लाई जाती है वो आपसे पूछा गया। देखिए कितना घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा गया, कितने गहराई में जाकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है मौखिक ड्रॉप,
ऑप्शन ऑप्शन सी है डीपीटी का टीका, या फिर ऑप्शन डी है टीएबी का टीका। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है डी, यानी कि टाइफाइड बुखार सैलीमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। एक अतिरिक्त जानकारी आपको मिल गई भाई, टाइफाइड बुखार किसकी वजह से होता है, तो पहली बात तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरी जानकारी की कौन सा बैक्टीरिया है, तो भाई टाइफाइड बुखार सैलीमोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसके लिए प्रयुक्त होने वाला टीका जो है वो पैराथायरॉयड एंड एबी वैक्सीन है, ठीक है, पैराथायरॉयड एंड एबी वैक्सीन, यानी कि टीएबी का टीका जो होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हेपेटाइटिस किस कारण हो जाता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है विषाणु और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो बताइए कि हेपेटाइटिस रोग जो है वो किस वजह से हो जाता है। तो आइए देखते हैं किस वजह से हो जाता है और पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस रोग के बारे में। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर, आंसर है इसका सी, यानी कि विषाणु कोश की अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि विषाणु क्या होता है, तो विषाणु एक अति सूक्ष्म जीव है, यानी कि वायरस के बारे में बताया जा रहा है जो केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। भाई जो कोशिकाएं केवल जीवित होती हैं, जैसे कि अपने नाखून की कोशिकाएं ये जीवित नहीं है, आप काटते हैं दर्द होता है क्या, नहीं होता है, बाल को काटते हैं दर्द होता है क्या, नहीं होता है। तो ये सारी कोशिकाएं जो है ये अजीवित कोशिकाएं हैं, इनमें वायरस कभी नहीं फैलने वाला भाई। तो वायरस कहाँ कहाँ फैलता है, आइए हम आपको बताते हैं। और ये क्या है, ये वंश वृद्धि कर लेता है, यानी एक बार आपके शरीर में पहुंच गया तो बड़ी तेजी से ये फैलता है। इसलिए आपको जुकाम, अगर किसी के जुकाम से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो भाई जुकाम बहुत तेजी से हो जाता है, क्योंकि जुकाम वायरस से होता है। देखिए शरीर के बाहर तो ये मृत समान है, अगर ये शरीर के बाहर है आपके तो कोई दिक्कत ही ना है, लेकिन अगर ये आपके शरीर के अंदर पहुंच गया तो भाई ये जीवित हो जाता है। पता नहीं शरीर के अंदर इसको कौन सा अमृत मिल जाता है, तुरंत ही अपनी कोशिकाएं बनाना चालू कर देता है, तुरंत फैलना चालू कर देता है शरीर में, और फिर इससे क्या होता है, तुरंत आपको वायरस के द्वारा एक रोग हो जाता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस जो है ना भाई, वो ऐसे ही काम करता है, आपके शरीर में पहुंच जाता है, शरीर के बाहर तो मृत समान है। ठीक है, इसीलिए तो तुमने अगर मास्क लगा लिया तो भाई छेद करके अंदर नहीं जा सकता मास्क के, क्योंकि मृत समान है। लेकिन अगर वो शरीर के अंदर पहुंच गया तो उसको वहां से ऐसे अम्ल, ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि वो जीवित हो जाता है भाई। उसके बाद अपना पूरा काम करना चालू कर देता है, गला चौक कर देगा या जो भी कर देगा। और गर्म पानी अगर आपने तुरंत ही पी लिया तो भाई जल भी जाता है वो, मतलब अमृत के ऊपर सीधे, उसके ऊपर सीधे विष का काम करता है गर्म पानी। तो भाई गर्म पानी जरूर पीते रहना कोरोना वायरस से बचना है। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया कोशिका विषाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका विषाणु के बारे में पूछा गया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं परीक्षाओं में, लेकिन हम ऐसे प्रश्नों को भी लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है एनटीपीसी क्लियर होना है भाई, ग्रुप डी क्लियर होना है इस बार। ठीक है, जेल पहली जिसमें 20 नंबर की विज्ञान आता है, क्लियर होना है इस बार भाई। तो चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रुधिर कर्क रोग, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है ब्रेन हेमरेज, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर और संपूर्ण जानकारी। तो भाई इसका आंसर है ए, यानी कि रुधिर कर्क रोग। अब देखिए इतना खतरनाक सा नाम दे दिया, और ये क्या है भाई, सिंपल अपन कहेंगे तो ये है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के बारे में बताया गया है और नाम दे दिया रुधिर कर्क रोग, मतलब इंसान जो है कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये किस वायरस से होता है, तो उपरोक्त वायरस HTLV-3 रुधिर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। यानी कि जो ऊपर वायरस दिया गया है इसको एक और कहते हैं, एक और नाम है इसका, वो क्या है, HTLV-3। तो ये भी ध्यान रखना। और ये क्या कर सकता है आपको, रुधिर कर्क रोग यानी कि ब्लड कैंसर रोग उपयोग, मतलब आपके शरीर में ला सकता है। उम्मीद करते हैं ये थे विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से फिजिक्स, और फिजिक्स तो भाई अपन को चुटकियों में उड़ाना है। फिजिक्स के एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। मिशन 20/20 मतलब 20/20 ही है। तो आपके सामने फिजिक्स के प्रश्न आ रहे हैं, आइए देखते हैं भौतिकी के ये प्रश्न। तो ये आ गया आपके सामने पहला प्रश्न, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। इसके बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो जाती है। कोई आपको चांटा मारता है, मन आपका भी करता है चांटा खींच के रसीद कर दूं, यानी आपने क्या किया, क्रिया के विपरीत में प्रतिक्रिया करना प्रारंभ किया है। तो देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। ऑप्शन ए हमेशा बराबर और विपरीत होती है, ऑप्शन बी हमेशा असमान और विपरीत होती है, या फिर ऑप्शन सी है हमेशा बराबर और समान होती है, ऑप्शन डी है हमेशा बराबर होती है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर ये है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होती है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने जमीन पर, वही थप्पड़ वाला लेते हैं, मान लीजिए आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो क्या होगा, आपका जो थप्पड़ मारा है आपने, तो आप मारोगे उसको, उसके बाद अपना हाथ तुरंत हटाओगे तो विपरीत दिशा में होगा। और आपने जितनी तेज उसको मारा है उतनी ही तेज उसके गाल ने भी प्रतिक्रिया की है, तभी तो जोर का थप्पड़ लगता है। यानी कि बराबर तो प्रक्रिया हो रही है और प्रतिक्रिया कैसी हो रही है, विपरीत हो रही है, यानी मारने के बाद में आपको हाथ हटाना पड़ रहा है।
तो प्रतिक्रिया तो विपरीत हुई लेकिन क्रिया बराबर ही हुई, यानी बल तो बराबर लगा और हाथ आपको पीछे हटाना पड़ा। ठीक है, और ये क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है भाई। अब ऐसे पूछने वाले हैं, अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताइए, ये तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। अब आपसे ऐसा ना पूछने वाले, अब आपसे उदाहरण दे करके पूछेंगे, और वो भी पुराने उदाहरण नहीं, नए नए उदाहरण देंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 12, वाहनों में दिए गए ब्रेक क्या कार्य करते हैं भाई। ऑप्शन ए है घर्षण के बिना काम कर सकते हैं, ऑप्शन बी है घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी है घर्षण पर काबू पाने के लिए और दक्षता को कम करने के लिए उपयोग में आते हैं, ऑप्शन डी है घर्षण को कम करने के लिए उपयोग में आते हैं। उम्मीद करते हैं ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर घर्षण से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि घर्षण के बिना भाई काम ना कर सकते वो जो ब्रेक होते हैं। इसीलिए तो आपने कभी देखा होगा साइकिल में जो गट्टा लगा होता है, हाँ देसी भाषा में गट्टा ही कहते हैं, तो भाई वो खुरदुरा होता है। ठीक है, देखिए वाहनों में दिए गए ब्रेक घर्षण के बिना काम नहीं कर सकते हैं, अतः चिकने पृष्ठ पर चलना संभव नहीं है। ये तो आपको पता ही है। आप अगर बर्फ पे चलोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वहीं आप अगर जमीन पे चलोगे बड़ी आसानी से चल सकते हो। तो वहां पर काम क्या होता है, घर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसमें। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है। ये प्रश्न भी आपने बहुत बार देखा होगा, फिजिक्स का बहुत ही फेमस प्रश्न है। जब अचानक बस चलती है और बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका वजह क्या है, इसकी ऐसी क्या वजह है कि बस में जो आदमी बैठा है पीछे की ओर गिरता है, अचानक से बस चल गई तो। ऑप्शन ए है स्थिर आघूर्ण, ऑप्शन बी है गति आघूर्ण, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है दिशा आघूर्ण। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि स्थिर आघूर्ण की वजह से बस चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर जाता है। आइए इसको तो हम पूरा डिटेल में आपको समझा देते हैं, कभी गलत ही ना होने वाला। आइए बताते हैं। तो देखिए जब रुकी हुई बस अचानक चल देती है तो स्थिर आघूर्ण की वजह से जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें वह पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि उसका शरीर का ऊपरी भाग तो जड़त्व के कारण ठहरा रहता है, यानी ऊपरी भाग जो वो तो एकदम स्थिर अवस्था में। लेकिन भाई जो आप बैठे हो सीट पर वो तो गति अवस्था में हो जाता है। निचला भाग जो सीट के संपर्क में रहता है, और सीट चल दी तो क्या हुआ, निचला भाग तो आपका चल दिया और ऊपरी भाग वहीं पर खड़ा रह गया। वो बोलती है भाई मैं ना जाने वाला, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो क्या होता है, निचला वाला भाग कहता है अभी बताता हूँ तुझे। तो जैसे ही आगे चलते हो, जैसे ही बस आगे चली तो आपको धक्का लगा और आपका जो ऊपर वाला भाग है वो पीछे की सीट से टकरा जाता है। तो वजह क्या है, तो स्थिर जड़त्व के कारण ये क्रिया होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। ये खेल तो आपने बचपन में कई बार खेला होगा, ये जादू तो सबको दिखाया होगा। ऑप्शन है प्लास्टिक का पैमाना, ऑप्शन बी है तांबे की छड़, ऑप्शन सी है फूला हुआ गुब्बारा, या फिर ऑप्शन डी है ऊनी वस्तु। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए ये आ गया इसका आंसर। देखिए भाई इसका आंसर है बी, यानी कि जो तांबे की छड़ होती है उसको आप आवेशित नहीं कर सकते भाई। देखिए जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश को वो अर्जित कर लेती है। ठीक है, परंतु तांबे की छड़ जो है ना भाई वो विद्युत आवेश को अर्जित नहीं कर पाती है। ये खेल तो आपने कैसे खेला होगा, देखिए आप क्या था बचपन में आपके पास पटरी होती थी, यहाँ पर पटरी ही बोलते हैं इस खेल को, मतलब कि बहुत से बच्चे पटरी ही बोलते हैं, वैसे उसे मापक पैमाना बोलते हैं लेकिन होती वो पटरी है। तो उसको क्या करते अपने सर पे रगड़ लेते थे जोर जोर से, और नीचे क्या किया आपने, एक कागज का टुकड़ा रख दिया और फिर उसके ऊपर ले जाते तो कागज का टुकड़ा चिपक जाता था। और आप लोगों से कहते देखो भाई जादू, देखो मुझे जादू आता है, जादू देखो अभी दिखाता हूँ, ये कागज का टुकड़ा अभी पटरी से चिपक जाएगा 2 मिनट के अंदर, अभी जमूरा खेल चालू करेगा, मतलब ऐसे आप दिखाते थे। ठीक है, तो वहां पर आप हिग्स का उपयोग कर रहे थे भाई, तब आपको नहीं पता था बचपन में, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो केवल एकमात्र ऐसा तांबे की छड़ है जो आवेशित नहीं होगी। ठीक है, तो कभी जादू दिखाने जाना तो भाई तांबे की छड़ मत ले जाना, नहीं तो आपका जादू फेल हो जाएगा भाई, हाँ ध्यान रखना इस बात को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने आ रहा है, ये लीजिए, किसका प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। भाई घर्षण के बारे में तो बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने घर्षण के ही प्रश्नों को ज्यादा लिया है। देखिए ऐसा क्या यूज कर लें कि घर्षण को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है पाउडर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सभी, यानी देखिए अगर जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य में एक बल कार्य करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। और घर्षण को पॉलिश के तलों, घर्षण को क्या करते हैं, पॉलिश, मान लीजिए आपके तल जो है वो जो तल चिपकने का प्रयास कर रहे हैं उनमें अगर आप पॉलिश लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं तो उनको चिकना कर देते हैं आप, तो उनकी घर्षण को कम किया जा सकता है। इसीलिए जो मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, उनमें घर्षण होने की वजह से जो है मशीनें खराब होने लगती हैं, तो क्या करते हैं आप उसमें ग्रीस डाल देते हैं या कुछ चिकना पदार्थ लगा देते हैं। भाई दूर क्यों जाते हो, अपनी साइकिल ही ले लो, साइकिल की चेन जो होती है जब उसका घर्षण बढ़ जाता है तो चलाने में परेशानी होती है, तो आप
जो दुकान पे जाते हैं साइकिल वाले की, बोलते भाई इसकी चेन की ग्रीसिंग कर दो। वो ग्रीसिंग क्यों करवा रहे हो? क्योंकि वो चिकना हो जाएगा और घर्षण कम हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से स्पीड में चला सकते हो भाई साइकिल को। एकदम एकदम मतलब यूसेन बोल्ट बन सकते हो साइकिल वाले। हाँ, असली तो ना बन सकते पर साइकिल वाले यूसेन बोल्ट जरूर बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जा रही है। केमिस्ट्री भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया है जो यहाँ पर परीक्षाओं में फॉलो किया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? यानी कि किस प्रकार के पठार से यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है? ऑप्शन ए है दलदली सेल, ऑप्शन बी है आग्नेय सेल। अरे इसमें तो आंसर की मुंह दिखाई हो गई। अरे चलो कोई बात नहीं, आप तो ईमानदार हो ना। ऑप्शन सी अवसादी सेल, ऑप्शन डी रूपांतरित सेल। तो आंसर की मुंह दिखाई हो गई थी। तो देखिए आंसर इसका सी यानी कि अवसादी सेलों में पेट्रोलियम पाया जाता है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए खनिज तेल पेट्रोलियम अवसादी सेलों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं भाई और इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु की जीवाश्म पाया जाता है। देखिए बहुत समय पहले जब कोई जीव जंतु मर जाते थे, कोई पेड़ गिर जाता था तो दबता चला जाता था, उसके ऊपर परत परत और परत और परत और परत चढ़ती चली जाती थी। एक टाइम ऐसा आता था कि वो एकदम जमीन के नीचे चला जाता था और वो क्या होता था, परिवर्तित हो जाता, घुलना चालू हो जाता था और ऐसे निर्माण होता है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम कैसी चट्टानों से पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं भाई? परतदार चट्टानें होती हैं। जैसे आप कोई नदी कोई सामान लेकर के, जैसे कि रेत बालू वगैरह लेकर के आते, क्या कहते हैं, ये तो अवसाद लेकर के आ रही है, तो वो क्या कर रही है, परत पे परत चढ़ाती चली जा रही है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो आपका पेट्रोलियम होता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ये रहा भाई आपके सामने प्रश्न नंबर 17, सीएनजी का पर्याय क्या है? यहाँ पर सीएनजी के बारे में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, फुल फॉर्म तो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ऑप्शन डी है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर है सी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यहाँ पर बोला जाता है। सीएनजी का पर्याय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका उपयोग आजकल वाहनों में किया जाता है क्योंकि ये सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है। देखिए आजकल आप देखते हैं जो हरे हरे वाहन चलते हैं उनके पीछे लिखा रहता है सीएनजी। तो ये क्या होता है, एक पहली बात तो ये सस्ता होता है पेट्रोल की अपेक्षा, और दूसरी बात भाई ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो आजकल जो है आप ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पर सीएनजी का ही किया जा रहा है। कार देख लो तो सीएनजी की, ऑटो देख लो, टेम्पो देख लो तो सीएनजी के। तो सीएनजी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई कि सीएनजी का फुल फॉर्म तो बता दो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस के बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मेथेन और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे सीएफसी भी कहते हैं। इसका आंसर सी भाई, मेथेन को यहाँ पर मार्स गैस कहा जाता है। आइए देखते हैं जी, मीथेन को यहाँ पर मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली भूमि में बहुतायत में पाई जाती है। यह अत्यंत ज्वलनशील गैस है। तो मीथेन का उपयोग कहाँ पर होता है? मीथेन कहाँ से निर्माण हो जाता है मीथेन का? तो भाई जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर मीथेन पाई जाती है और बहुत ही ज्वलनशील गैस है भाई ये। ठीक है, और मीथेन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। गैस सिलेंडर की बात कर लो और लाइटर वाइटर की बात कर लो, जब हमने आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में जब आपसे बात की थी तो मीथेन के बारे में तो पूरी डिस्क्रिप्टिव जानकारी दे चुके हैं। और आपको हम ट्रिक भी बता चुके हैं कि एलपीजी को कैसे याद करेंगे। अगर याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर के देख लीजिए, आपको एक ट्रिक के माध्यम से हमने याद कराया था, एलपीजी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। तो ये रहा प्रश्न नंबर 19। शब्द काला सोना किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है कार्बन। तो काला सोना शब्द जो है वो किसके लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? आइए देखते हैं इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको तो इसके बारे में पता होगा भाई। हाँ, तो ये रहा इसका आंसर। पेट्रोलियम के लिए काला सोना शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए शब्द काला सोना का प्रयोग पेट्रोलियम में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये तो आपको आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थों से युक्त अग्नि को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक कौन सा है? यानी जब बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से जब आग लग जाती है तो ऐसी क्या चीज प्रयोग में लाएं कि आग तुरंत बुझ जाए? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कंबल, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है बालू। तो इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए ना तो पानी मत डालने लगना, करंट लग जाएगा, आग बुझेगी भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलने ही लगेगी। तो पानी नहीं डालना है वहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में लाई जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा ऑफिसों में जाते हैं तो एक लाल लाल कलर का डिब्बा रखा रहता है भाई, उस पर लिखा रहता है अग्निशामक यंत्र, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी होती है।
तुरंत अग्नि को बुझा देती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थों से युक्त अग्नि को बुझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और इसमें जो टफ प्रश्न थे, जब परीक्षा को कठिन बनाया जाएगा तो वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने वही पैटर्न फॉलो किया है जैसा कि परीक्षाओं में आता है। तो ये हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हमारी सारी टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं, एक बार जाकर के आप उनको देख सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, हमने कहानियों के माध्यम से यहाँ पर खेलों की कप और ट्रॉफियाँ याद कराई हैं। 10-10 मिनट की कहानी में 22-22 कप और ट्रॉफियाँ मुँह जबानी याद हो गई भाई। एक बार जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। और शाम को 4 बजे आपके लिए एक ट्रिक बेस्ड बहुत ही बढ़िया क्लास आती है। शाम को 4 बजे जो क्लास आती है वो होती है स्पेशल क्लास। किसी दिन आपको मैथ की ट्रिक दी जाएगी कि छुट्टियों में कैसे सवाल सॉल्व करें, किसी दिन आपको अंग्रेजी की ट्रिक दी जाएगी, तो इंग्लिश भी आपकी बराबर चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, नमस्कार।